कि हिंदी की क्रिया व्यवस्था पर, जैसे अभी मैंने बताया किसके बारे में, इसके पहले जो आपने पढ़ा विशेषण के बारे में अच्छी तरह से आप जान लिया। उसके बारे में अगर आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करना है या परिभाषा देना है, वर्णन करना है, उदाहरण सहित आप बढ़िया से कर सकते हैं। देखिए वीडियो देख रहे हैं वो लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हिंदी की जो क्रिया व्यवस्था है, आप क्रिया विशेषण क्रिया देखिए, क्रिया जो है क्या है, पहले नंबर तो आपको यही चीज़ पता होना चाहिए कि क्रिया है आखिर क्या। तो जैसे क्रिया का डेफिनेशन आप जानते हैं कि कोई काम जो करता है वही क्रिया हो गया, काम करने के बारे में बताएं वही क्रिया हो गया। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि क्रिया भाषा की वह विकारी शब्द है जिसके माध्यम से कुछ करना या होना सूचित होता है। यह भाषा की मूल इकाई मानी जाती है क्योंकि इसके अभाव में स्वतंत्र वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब अगर क्रिया नहीं देंगे तो एक पूरी तरह से पूर्ण वाक्य भी नहीं बन पाएगा। क्रिया से कोई काम के बारे में सूचित करता है। क्रिया का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, समासिक क्रिया, सामायिक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, और इनका विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे इसका जो भी भेद है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि हिंदी की क्रिया व्यवस्था पर आपको विस्तार से लिखना है, तो मैंने क्रिया व्यवस्था पर अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा है। जो भी क्वेश्चन, जैसा भी प्रश्न है आप उसको प्रश्न को लिख सकते हैं। वर्ड का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है, अधिक से अधिक वर्ड में आपके यहाँ 200 से 300 वर्ड में ही आपको बढ़िया से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बाकी आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं अपने अनुसार वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आप देखोगे तो कर्म के आधार पर क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तो एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे वही ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं और एक इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया करते हैं। मतलब क्या हो गया, सकर्मक क्रिया में कर्म रहेगा, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहेगा। सकर्मक, सकर्म, स मतलब होता है कर्म सहित, अकर्मक मतलब होता है कर्म नहीं, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे सकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ कर्म विद्यमान होती है, इसमें क्रिया के साथ कर्म विद्यमान नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, क्योंकि आप जब भी देते हो कोई तो उदाहरण दोगे तो उसका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। राम ने एक पुस्तक खरीदी, तो यहाँ पे बताया, देखिए कि राम क्या है, यहाँ पे करता है, और यहाँ पे देख रहे हो कि खरीदी क्या है, क्रिया है, और यहाँ पे जो एक पुस्तक है वो क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे हम लोग को कर्म के बारे में करना है तो कर्म को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं आप। सीता हंसती है, हंसती क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे श्याम है, रोया है। इस तरह आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो हंसती क्या है, क्रिया है। क्यों, आप देखेंगे कि आक्रामक क्रिया है। देखिए सीता हंसती है, भाई क्या करती है, कुछ तो आना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ कि वाक्य में कर्म है कि नहीं है पता चलाने के लिए उसको आप व्हाट से प्रश्न करो, यानी कि क्या लगा के प्रश्न करो। वर्ब में क्या लगा दो, क्रिया में, और प्रश्न करो। आप यहाँ पे देखोगे कि पुस्तक खरीदी, खरीदी है तो क्या खरीदी, आप प्रश्न करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही कर्म है। अगर नहीं आंसर मिलता है मतलब कर्म नहीं है, वो अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ आप देखोगे सीता हंसती है, क्या हंसती है, कुछ आंसर मिल रहा है, क्या हंसती है, क्या रोता है या क्या रोया, कुछ नहीं। श्याम रोया, लेकिन कौन रोया नहीं पूछा हूँ, आपको जस्ट खाली क्या से ही प्रश्न करना है। क्या से अगर प्रॉपरली कोई आंसर मिलता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे भाई, सकर्मक कहेंगे। अगर नहीं आंसर मिलता है तो हम लोग उसको अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कि संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया को आप बांट सकते हैं उसको भी कि मुख्य क्रिया जो होता है एक संयोजी क्रिया, एक होता है रंजक क्रिया, कौन सा, रंजक क्रिया, ठीक है, और एक सहायक क्रिया। तो आप देखो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में मतलब वहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा क्रिया, एक या दो वर्ड में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लियर हो जाएगा। मुख्य क्रिया क्या हो गया, मुख्य क्रिया में क्रिया का मूल भाग होता है। मूल भाग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूरा वाक्य देखेंगे, इस वाक्य में उपयुक्त चारों क्रियाओं को समझा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ देखा है कि राम दौड़कर स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया बोल रहा है, मुख्य क्रिया क्या है, जैसे जाना, मुख्य मतलब क्या है, जो मेन काम करना हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, जाना हो रहा है, तो यहाँ पे जाना हो गया मुख्य क्रिया, ठीक है। अब संयोजी क्रिया क्या, संयोजी क्रिया क्रिया के पक्ष या वृत्ति, मतलब जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है आदि की सूचना करे, वो हो गया संयोजी क्रिया। तो यहाँ पे देखें कि राम दौड़कर स्कूल जा रहा है यहाँ पे जो क्या है, सहायक क्रिया, लेकिन रहा जो है, रहा मतलब क्या है, वृत्ति, मतलब कैसे कर रहा है, अभी जा रहा है ना, कैसे वृत्ति, किस जैसा पता चल रहा है, तो वही चीज़ हो गया संयोजी, ठीक है। मतलब मुख्य क्रिया के साथ ही ये सारा जुड़ा हुआ रहेगा। कौन कौन, मुख्य क्रिया के साथ संयोजी क्रिया भी जुड़ा रहेगा और सहायक क्रिया भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और देखेंगे कि रंजक क्रिया, अब रंजक क्रिया देखिए, मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ या छवि प्रदान जो करता है, मतलब मुख्य क्रिया में ही कुछ विशेषता बताने लगता है ना, उसको हम लोग रंजक क्रिया कहते हैं। ये रंजक क्रिया एक तरफ से आप सोच लीजिए क्या, एक है एडवर्ब है, क्रिया विशेषण जैसा काम करता है। आप देखो यहाँ पे बढ़िया से कि राम दौड़कर स्कूल जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि जाना तो है मुख्य क्रिया, लेकिन इसकी विशेषता बोल रहा है कैसे जा रहा है, दौड़कर जा रहा है, तो दौड़कर जा रहा है ये रंजक क्रिया। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, एक वाक्य से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। भाई लाइक कर दीजिएगा
और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपसे केवल मेहनत ताना के रूप में यही खोजते हैं कि आप लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का जो भी वीडियो है बनाने में हमें भी उत्साह पैदा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की उत्तरपदी होती है, मतलब उत्तरपदी मतलब उसके बाद में होता है, अक्सर वैसा ही होता है, मतलब मुख्य क्रिया रहेगा पहले, उसके बाद में सहायक क्रिया रहता है। लेकिन उसके बाद में जैसे यहाँ पे संयोजी क्रिया भी है ना, तो हमेशा देखोगे कि मुख्य क्रिया के बाद में आपको मिलेगा क्या, सहायक क्रिया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि राम दौड़कर स्कूल जा रहा है यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया, और जाना जो है यहाँ पे मुख्य क्रिया है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे राम करता है, दौड़कर रंजक क्रिया है, स्कूल क्या है, स्कूल यहाँ पे कर्म है, और जा यहाँ पे मुख्य क्रिया है, रहा है संयोजी क्रिया है। एक वाक्य से आप कर्ता, रंजक क्रिया, कर्म, मुख्य क्रिया, संयोजी क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब वाक्य में प्रयुक्त जो होता है स्थान के आधार पर भी क्रिया का मतलब निश्चय किया गया है। तो आप किस तरह से इसको निश्चय किया गया, तो वो आप देख सकते हो कि एक होता है समापिका क्रिया, एक होता है असमापिका क्रिया। तो क्या होता है समापिका क्रिया, यह वाक्य में अंत में विधेय पक्ष के अंतर्गत आती है। यहाँ पे नाम ही है समापिका, मतलब वाक्य का जब समाप्त होने लगेगा तब आएगा, किसके साथ, विधेय में। जिसे मैंने पहले भी बताया था, एक विधेय विशेषण, एक बताया था आपका जाके उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण जो है बाद में आता है, उसको उद्देश्य वाला कहते हैं, मतलब विधेय वाला विशेषण कहते हैं, और जो पहले आ जाता है जो विशेषण नाउन की जो पहले आ जाता है उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं, बताया था। अगर अभी याद नहीं है तो जाके उसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि समापिका क्रिया क्या है, ये विधेय पक्ष के अंतर्गत आता है और वाक्य के प्राय अंत में आता है, क्योंकि विधेय जो वाक्य अंत वाला ही पक्ष है ना। तो स्कूल, जैसे सोहन स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे सोहन उद्देश्य हो गया और स्कूल जो जाएगा ना, ये पूरा टोटल हो गया विधेय पक्ष हो गया। ठीक है, मतलब आप एक कर्ता छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी चीज़ है उसको हम लोग विधेय कहते हैं। तो विधेय पार्ट में आप देखेंगे जो जाएगा है ना, ये समापिका क्रिया है। यहाँ पे देखिए एक ही क्रिया है और एक ही क्रिया है, तो इसको समापिका ही कहेंगे। ठीक है, और असमापिका मतलब यह वाक्य के अंत में न आकर कहीं और आ जाए, मतलब ये अंत नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है। जैसे वह मरते मरते बचा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये क्रिया जब भी आएगा ना तो इसके साथ में सहायक क्रिया ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, मतलब इसके साथ ये मतलब मुख्य क्रिया के रूप में आएगा ही नहीं। समापिका क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में आ सकता है, लेकिन असमापिका क्रिया जो है मुख्य क्रिया के रूप में जो है आ सकता है, लेकिन करने का मतलब ये लास्ट में नहीं आ सकता है। ठीक है, ये सहायक क्रिया के रूप में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, असमापिका क्रिया। तो आप देख रहे हैं कि वह मरते मरते बचा है, तो बचा एक क्रिया है, बचना, और यहाँ पे मरते मरते जैसे कि ये रंजक क्रिया जैसा काम हो रहा है, बच रहा है, मतलब कैसे मरते मरते बचा है। तो यहाँ पे ये रंजक क्रिया जैसा जो यहाँ पे क्रिया होता है उसी को यहाँ पे आप असमापिका क्रिया मान सकते हैं। इसे कृदंती क्रिया भी कहते हैं, कृदंती क्रिया। ठीक है, और इसको कत्री क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में लगा हुआ, तो कत्री और कृदंती वाला, जिसमें आप जानते हैं कि जो नाउन जैसा काम करता है उसको कृदंती वाला कहते हैं। काम नहीं, मतलब जैसे नाउन से बन गया, संज्ञा से बन गया, विशेषण से जो क्रिया बनता है उसको कृदंती वाला के अंतर्गत में रखते हैं। तो उसके बारे में शायद थोड़ा मैंने बताया है, और इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो जो लाएंगे उसमें भी आप देख पाओगे कृदंत के बारे में वहाँ पे, और कत्री के बारे में विस्तार से करेंगे। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा मैंने टॉपिक्स में कवर किया है। ठीक है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। क्रिया के अन्य भेद आप जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया होता है एक नाम धातु। अन्य भेद में कुछ अन्य भेद में आप जो भी अब बचा है भेद, वो सबको आप अन्य भेद में आप जोड़ दीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब क्रिया स्वयं कर्ता द्वारा ना होकर अपितु कर्ता की प्रेरणा से होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि होता है ना कि कोई मोटिवेशन दे दिया, आप कुछ करना शुरू कर दी, जैसे उठना। उठना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, लेकिन इसी को क्या है, उठवाना, मतलब कोई कह रहा है कि उसको उठाओ, तो वो उठवाना, मतलब उसको कहकर उठवा रहा है। हंसना, हंसवाना, बोलना, बोलवाना, रोना, मतलब रोलवाना, रुलावाना। तो ये चीज़ जब है वाना, लाना, इस तरह कुछ लग जाता है ना क्रिया के साथ भाई, तो मूल क्रिया के साथ में, तो वो प्रेरणार्थक में बन जाता है। जो नाम धातु है तो ये खास करके नाम से ही बनता है। जैसे नाम से ही आप देख रहे हो कि इन क्रियाओं में निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तन से होता है। जैसे हाथ है, हाथ क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है हाथ। और जब इसको कोई हथियार लेता है, जैसे कहते हैं कि इसका प्रॉपर्टी हथियार लिया, तो वो हथियाना यहाँ पे वर्ब हो गया, यानी हाथ से हथियाना। और क्या है, लज्जा। लज्जा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक, किसी को लज्जा लग रहा है, शर्म लग रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि शर्म से शर्माना, लज्जा से लजाना, ये सारा इस क्रिया बन जाता है। ठीक है, डर से डराना, डरवाना। डरवाना यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते हो, प्रेरणार्थक क्रिया भी है। ठीक है, और लोभ से लुभाना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसको, अब हम लोग अंत कैसे करेंगे। क्रिया पदों में हिंदी व्याकरण के तहत 6 कारणों से विकार आता है।
तो ये चीज़ आप ये देख लो कि जैसे मैंने अभी बताया कि क्रिया एक विकारी शब्द है ना, तो ये हिंदी व्याकरण में के तहत 6 कारणों से विकार आता है। किस किस कारण से? या तो लिंग उसको विकार पहुंचाएगा, या वचन करेगा, या काल करेगा, या वाच्य करेगा, या पुरुष करेगा, या भाव या वृत्ति करेगा। तो ये 6 जो चीज़ होते हैं, रीजन है जिसके कारण जो है क्रिया का रूप चयन होता है। और हिंदी के वाक्यों में क्रिया का क्रम प्राय निश्चित है। तो यहाँ पे कर्म भी मैंने बता दिया है, जैसे कि कर्ता कर्म क्रिया। हालांकि आप जो पहले वाक्य लिखे थे उसी में आप बता सकते थे कि कर्ता कर्म क्रिया होता है, अर्थात जबकि अंग्रेजी में आप देखोगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो भी है आप इसका पहले भी लिख सकते हो, बाकी लास्ट में भी थोड़ा सा बता सकते हो। और समग्रता आप लिख सकते हैं कि हिंदी की क्रिया संरचना काफ़ी वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है, जो मूल ढांचे में संस्कृत से पाली, प्राकृत से अपभ्रंश, अवहट और पुराने हिंदी से वर्तमान हिंदी के निर्माण में बहुत सी विशेषताएं स्वतः अर्जित करते हुए मतलब यहाँ पर तक पहुँची है ना। तो इस तरह से आप इसको अंत कर सकते हो। बाकी आपका जो भी कमेंट करने के लिए बोला है या वर्णन करने के लिए बोला है, तो अगर जैसा होता है डिमांड होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप निष्कर्ष आप दो, और बाकी अगर डिमांड नहीं है तो आप निष्कर्ष नहीं भी दे सकते हो।